और आपके परीक्षा में यह चैप्टर बहुत वेटेज रखता है। बस तो एकर स्पीड बटा तो पहला में बटा दूसरा में। परीक्षा में पूछा गया है 2 नंबरिया सवाल में कि स्नेल का नियम लिखें। क्या लिखें? हाँ, ई मतलब मोस्ट वी आई। हाँ, तो नामुआ लगेगा आपका उठा हुआ है जाता है। वोल्टेज अपना चेक करवाने तो मालूम चलता है कि जाएगा इतना। तो वंदे मातरम, मैं हूं रजनीश पाठक और आप सभी का स्वागत है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज का ये जो सेशन है आपका अध्याय 10 का, यानी आप फिजिक्स का अध्याय 10 पढ़ रहे हैं, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसका ये पार्ट 3 है। एक्चुअली कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में पढ़ाया गया है, दर्पण सूत्र को प्रूफ कराए थे और आपको आवर्धन के बारे में बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल भी कराया गया है, जिसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा। और आप जहाँ हैं वहाँ भी अपना कलम, कॉपी, पेंसिल, उसके बाद में स्केच वगैरह करने के लिए, चूँकि आपको यहाँ पर आज के क्लास में आपको लेंस पढ़ना पड़ेगा और लेंस में प्रूफ करना पड़ेगा लेंस फार्मूला को, लेंस सूत्र को। जैसे पिछले क्लास में आपने दर्पण सूत्र को प्रूफ किया था, यहाँ भी लेंस के फार्मूला क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्केल निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आगे काम कर सके। अभी चलिए बढ़ते हैं आगे। और प्रतिदिन कुछ अच्छे चीज़ पढ़ने से आपके जीवन में नित्य बदलाव आते रहेंगे। तो उसके लिए एक यहाँ पर कोटेशन है जो देखिएगा, कहता है कि खोने के बाद ही समय समझ आता है कि कितना कीमती था। क्या क्या चीज़? समय, व्यक्ति और रिश्ता। जब ये समय निकल जाता है, जब यह आपके सामने से गुजर जाता है, फिर आपको समझ में आता है कि समय मेरा कितना कीमती था, कोई व्यक्ति आपके जीवन में कितना कीमती था, या फिर उससे रिश्ता आपके जीवन में कितना कीमती था। ये तब समझ में आता है जब आपसे वो दूर चला जाता है। अब चलिए निकलते हैं, आते हैं आज के टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से। रिफ्रैक्शन, किससे? रिफ्रैक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, लाइट को हमने पढ़ा था अभी से पीछे दर्पण पर, यानी किसी सतह से टकरा कर वापस आने को पढ़ रहे थे हम, ठीक है। लेकिन ऐसे दुनिया में ऐसे भी बहुत चीज़ हैं जहाँ से टकराते नहीं, लाइट पास कर जाते हैं। लाइट क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी तो चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया, है कि नहीं है। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि लाइट जो है टकरा कर वापस आ रहा है। अब पढ़ेंगे लाइट पास कर जा रहा है। तो लाइट पास करता है तो बहुत प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आपके परीक्षा में यह चैप्टर बहुत वेटेज रखता है। ये बात समझिए। ऑब्जेक्टिव से लेकर के न्यूमेरिकल पूछेगा और प्रूफ करने वाली चीज़ें भी इस चैप्टर से खास कर रहती हैं। देखिए, यहाँ कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माने माध्यम समझिएगा क्या होता है। जैसे यहाँ से नीचे पानी है, यहाँ से नीचे पानी है और इसके ऊपर हवा है, इसके ऊपर हवा है। तो हवा एक अलग माध्यम हो गया, अब पानी एक अलग माध्यम हो गया, ठीक है। ये दोनों का दोनों अलग माध्यम होगा, दोनों का घनत्व भी अलग होगा। पानी का मोटाई, उसके कण के एक दूसरे के साथ, कण का जो मतलब कि ऊपर तो हवा है और नीचे लिक्विड है, तो दोनों के कणों के घनत्व तो अलग अलग होंगे ना, सघनता अलग अलग होगी, तो दोनों का माध्यम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश मानते हैं कि हवा से जब पानी में घुसेगा तो वो रास्ता अपना थोड़ा सा टेढ़ा बदल देता है। समझ में आया बात? मतलब आप टर्च जलाइएगा तो प्रकाश जैसे ही हवा से पानी के सतह के अंदर घुसेगा तो थोड़ा सा वो अपने रास्ते से अलग हो जाता है। जिस सामने से जा रहा होता है उस सामने से न जाकर थोड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, पथ से विचलित हो जाता है। तो पथ विचलित हो जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन में हम पढ़ रहे थे क्या, कि जब कोई लाइट जब किसी सरफेस पर टकराता है तो वापस उसी माध्यम में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या पढ़ रहे हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, ठीक है। और जाता है तो माध्यम बदलता है तो पथ भी बदल जाता है। अब इसके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक से उठा हुआ लगता है। कोई स्विमिंग पूल देखिएगा ना तो पूरा टॉप पानी से भर दीजिए, बाल्टी में छोड़िए सब बात, बाल्टी का पानी भर दीजिएगा, बाल्टी में अब पानी भर दीजिएगा तो देखिएगा अगर तलिया तनका ऊपर उठा हुआ लगेगा ही नहीं कि इतना खाल है, हाँ है ना, लगेगा ही नहीं कि नीचे खाल है। चाहे आप पेंसिल हैंगर डालिएगा अंदर तो लगेगा जी यहाँ से टेढ़ हो गया है पेंसिल, पेंसिल टेढ़ा थोड़ी रहता है। तो वही कहता है कि पेंसिल को जब डुबाइएगा तो कैसा लगेगा? अंतर पृष्ठी टेढ़ा लगता है, ठीक है। ये सब अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के। अब देखिए, कागज पर लिखे शब्द को गिलास के स्लैब पर देखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे लिख दीजिएगा अक्सर, आप अपना नाम लिख दीजिएगा और गिलास में अंदर डाल दीजिएगा, नाम लिख के गिलास। हाँ, तो नामुआ लगेगा आपका उठा हुआ है, उठा लिखा हुआ ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये सब का सब क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अब आपसे परीक्षा में सवाल पूछ दे कि बताइए कि
पानी से भरे हुए गिलास के नीचे का अक्षर उठा हुआ महसूस होता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन में देते अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, है ना, इनमें से कोई नहीं तो अपवर्तन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? तो जिस तरह से परावर्तन का नियम था उस तरह अपवर्तन में भी नियम होता है। परावर्तन और अपवर्तन का जो नियम होता है एगो नियम सेम होता है, बाकी दो गो दूसरा नियम चेंज होता है। क्या है समझिएगा। पहला नियम अपवर्तन का है कि जो जैसे कि देखिए ये एक मान लेते हैं एक लाइन है, एक रेखा है और इसके नीचे है सब पानी है। क्या है? पानी है, ठीक है। और इसके ऊपर हवा है, ये क्या है? हवा है, नीचे पानी है, तो हवा और पानी हो गया, ठीक है। तो हवा और पानी के अलग अलग सतह होने से जब प्रकाश यहाँ से यहाँ आएगा, जब प्रकाश यहाँ से यहाँ आएगा तो थोड़ा इधर घूम जाता है, ठीक है, थोड़ा इधर घूम जाता है। और यहाँ पर हम अभिलंब मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना। तो अभिलंब ऊपरे रहेगा कि नीचे खींच सकते हैं? नीचे खींच सकते हैं। तो कह रहा है कि ये जो प्रकाश पर जो आपतित ये कौन क्या हो रहा है? ये अभी भी आपतित किरण ही है, अभी भी क्या है? लेकिन ये किरण अब परावर्तित नहीं रही, ये अपवर्तित कहेगी। क्या कहेगा? परावर्तन में परावर्तित कह रहे थे, अपवर्तन में अपवर्तित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। ये पहला नियम है। जिस तरीके से परावर्तन के नियम में पढ़ रहे थे उस तरीके से यहाँ भी है कि तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब रहता है वह तीनों कहाँ होता है? एक ही तल पर स्थित होता है, ठीक है। अब है प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन, दोनों साइन में ही रहेगा, ठीक है, का अनुपात स्थिर होता है। जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ, फिगर में अच्छा इसको स्नेल का नियम कहते हैं। परीक्षा में ये चीज़ पूछा गया है, परीक्षा में पूछा गया है 2 नंबरिया सवाल में कि स्नेल का नियम लिखें। क्या लिखें? हाँ, ई मतलब मोस्ट वी आई, ठीक है। स्नेल का नियम मतलब पूछ देता है कि स्नेल का नियम बताएं, ठीक है। अब आपसे सवाल दे देगा, ऑब्जेक्टिव मान लीजिए एक सवाल कि निम्न में से स्नेल के नियम को किस और नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में दे दे परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का पहला नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो कौन सा नियम है? स्नेल का नियम है। और इस स्नेल का नियम क्या कहता है? तो स्नेल का नियम आपसे कहता है कि जैसे जैसे ये देखिए ऊपर में वायु है, ऊपर में क्या है और नीचे क्या है? कांच का स्लेब रखा हुआ है, कांच का। अब लाइट यहाँ से पास कराया गया, लाइट यहाँ से, तो यहाँ पर अभिलंब है, यहाँ पर क्या है? तो लाइट अंदर जाएगा तो हई सघन होगा कि सघन होगा? बताइए कौन सघन होगा, कौन ज़्यादा घन होगा? कौन ज़्यादा घन होगा? कांच का ग्लास ज़्यादा घन होगा हवा से, तो हवा को विरल माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो कम घन होगा उसको विरल माध्यम बोला जाता है, जो ज़्यादा घन होगा उसको सघन माध्यम बोला जाता है, ठीक है। तो विरल माध्यम सघन माध्यम समझ में आ गया। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो इसको सीधे चल जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, ये हल्का सा घूम टेढ़ा होकर इधर आ गया। तो जब हल्का सा टेढ़ा होकर इधर आ रहा है नीचे तो शीशे में रहेगा कि निकलबो करेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये फिर यहाँ आएगा तो फिर जब ओरिजिनल माध्यम में जाएगा तो फिर उतने उमाहे भाग जाएगा। समझ आया बात? फिर उतने उमाहे भाग जाएगा। तब यहाँ पर तो यहीं पर कहा जाता है कि ये जो आई है कि जितना कोण से यहाँ आ रहा है, ठीक है, और जितना कोण यहाँ घूम रहा है, ये दोनों कोण अब इसमें बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों कोण अनुपातिक होगा। यानी अगर है 30 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री या 20 डिग्री हो, ठीक है, तो 30/20 होगा, साइन 30/साइन 20। समझ में आ गया बात? तो यही होता है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अब फिर बाहर निकल जाता है, फिर जब बाहर निकलेगा तो आई यहाँ पर और आर यहाँ पर, क्योंकि इस जगह के लिए हवा में आने के लिए तो आपतित किरण तो ये अब हो गई, जो अंदर परावर्तित किरण थी, अपवर्तित किरण थी, वो अब आपतित किरण का काम कर रही है कि नहीं है? माने यही ना है जो यहाँ से आके अंदर घुसा है, तो अभी यह बाहर है हवा में, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। अंदर घुस गया तो ये हो गया, इस बिंदु के लिए क्या हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। इस बिंदु के लिए क्या हो गया?
अपवर्तित किरण, लेकिन जैसे ही इस बिंदु से वापस निकलेगा तो इस बिंदु के लिए यह आपतित हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर अविलंब है, तो हमेशा I/R का जो मान क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इस बात का ये दूसरा नियम है और इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर पढ़िए, कह रहा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन में का अनुपात स्थिर होता है और इस नियम को स्नेल का नियम भी इसी को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल, दो नोट में दिए गए। ज्या उसी साइन को बोलते हैं, साइन देखिए आप पढ़े हैं ना मैथ में, ज्या, को ज्या, टेंजेंट पढ़े हैं, वही है। तो साइन को ज्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। ठीक है, को ज्या होता है कौन, कोसाइन, माने कॉस बोलते हैं, कॉस को, वही है। समझने के बाद अब देखिए नोट में क्या कहता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किधर घूम जाता है, अविलंब की ओर। किधर घूम जाता है, प्रकाश जब विरल माध्यम है यानी कम घन वाला है, हवा है, आई ज़्यादा घन वाला है, स्लेब है। देखिए स्लेब है, मानते हैं कि स्लेब होगा, क्या होगा, स्लेब होगा यहाँ पर। तो ये विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में आ रहा है तो अविलंब की तरफ घूम गया कि नहीं घूम गया, देखिए अविलंब की तरफ, माने कम घन से ज़्यादा घन में जाएगा तो भागेगा अविलंब की ओर। कहाँ भागेगा, हाँ, कम घन से ज़्यादा घना में जाएगा तो किधर भागेगा प्रकाश, अविलंब की ओर। और जब कम घन से ज़्यादा घन से कम घन में जाएगा, ज़्यादा घन से तो दूर भागेगा। तो कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। यानी प्रकाश अगर हवा में है और कांच में जाना है तो किधर भागेगा, अविलंब की ओर। कहाँ भागेगा, और जब कांच में है और हवा में निकलना है तो दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, हाँ, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वहीं ये दो टॉपिक आपको समझाया गया है। अब आइए यहाँ पर अपवर्तनांक क्या होता है, ये बहुत बड़ा मैटर है आपके परीक्षा के लिए, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी किरण अपना दिशा परिवर्तित कर लेती है। अभी देखिए कैसे दिशा परिवर्तित कर लेती है प्रकाश, मतलब जा रहा है ऐसे घूम जाएगा इन्हें, है कि नहीं है, तो दिशा चेंज हो जाती है। इसी परिवर्तन के माप को अपवर्तनांक कहते हैं। इसी परिवर्तन के माप को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में बात, कि अभी आ रहा था इतना डिग्री पर घूम गया, दूसरा में आ रहा था इतना चाल में घूम गया, है कि नहीं। पानी में जाएगा तो स्पीड कम ना हो जाएगा जी। आप ही, हम ही इंसान हैं, आप हैं, चाहे कोई सामान है, हवा में जितना तेज चलेगा उतना तेज पानी में थोड़ा चलेगा, नहीं चलेगा जी। तो वो तो अंतर हो जाएगा स्पीड का। तो हवा में लाइट भी बहुत तेज चलता है, लेकिन वहीं पानी में जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगा। तो हाँ, तोरा बड़ा स्टॉक मार्केट की चिंता धैले है, पहले यहाँ 10th पास करना, ठीक है। अपवर्तनांक है, क्या है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक इसी को कहा जाता है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसकी किरणें क्या करती हैं, अपना दिशा परिवर्तित कर लेती हैं, और इसी परिवर्तन के माप को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका फॉर्मूला, इसको n से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, n से। ये कहता है कि प्रकाश के माध्यम में, ये प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे वहां पर हम लोग देख रहे थे, ऊपर हवा था, क्या था, और नीचे कांच था, कांच था, तो ए में चले के स्पीड होगा एकर, ए में से हे में आएगा तो एहू में चले के स्पीड होगा। तो एकर स्पीड बटा, तो पहला में बटा दूसरा में, तो प्रथम माध्यम में चाल बटा दूसरा माध्यम में चाल, इसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। परीक्षा में निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए, निर्वात में यानी जब हवा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है, वैक्यूम रहे, खाली रहे, यानी सी बटा भी, किसी माध्यम में वेलोसिटी, किसी माध्यम में, हाँ, किसी माध्यम में जो चाल होगा वो अब बटा एकदम खाली जगह में चाल होगा, यानी खाली जगह में चाल बटा माध्यम में चाल, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और n बराबर c/v। अब इसको तुम्हारे पास दे दे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर दे दे n बराबर v/c, ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन बी 1/n बराबर v/c, ऑप्शन सी यहाँ पर दे दे आपको v/c बराबर -n, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दे दे आपको vn बराबर c। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बताइएगा, ए होगा। सब थुराला बेचन रहता है,
डी में होगा, कौन सा होगा, डी। देखिए ये भी उठ के हिल जाएगा तो कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। सी एन बराबर सी बाई भी। समझ में आ रहा है आपको, सी बाई भी को ना कैलकुलेट करना है भाई, बाकी सब इधर उधर तेलाबाज दे देगा, उससे क्या मतलब है। समझ में आया बात आपको। तो ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है, पूछा हुआ सवाल सब है, ठीक है। अभी समझ में आया कैसा सवाल होता है। देखिए अपवर्तनांक, अगर किसी चीज़ का अपवर्तनांक बता रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। पूछ देगा परीक्षा में, बताइए कि बताइए कि जल का अपवर्तनांक 1.33 का मतलब क्या होता है। अपवर्तनांक तो आप तो समझ गए कि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो जो परिवर्तन होगा उसके माप को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। लेकिन अपवर्तनांक एक्चुअली अगर हम कहते हैं कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कह रहा है उसका मतलब बता रहा है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 1.33 है। माने हवा में कितना में चल रहा है लाइट, और फिर पानी में घुसा तो कितना में चल रहा है, यही पानी का अपवर्तनांक हो जाता है। यही क्या हो जाता है जल का, यानी हवा से पानी में घुसा तो स्पीड में क्या परिवर्तन हो गया, जो अनुपात बनेगा कट कुट के जो आएगा तो वहीं 1.33 आता है, और वहीं जल का अपवर्तनांक होता है। डायरेक्ट टू द सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, टू द पॉइंट करके सीधा कि पानी का निम्न में से जल का अपवर्तनांक कितना होता है। अब ऐसे सवाल के निजात के लिए आपके पास ये है रामबाण दवाई। ऐसे सवालों को निजात के लिए यहाँ रामबाण इलाज है। यहाँ से सवाल परीक्षा में रहेगा, इसकी आप एकदम तय कर लीजिएगा। जैसे वायु में प्रकाश की, वायु में अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात से जब हवा में आता है ना, निर्वात से हवा में, तब हवा का मतलब हम बोलेंगे कि वायु का अपवर्तनांक बताइए कितना होगा। वायु के अपवर्तनांक कहने का मतलब बताइए क्या होगा, है कि नहीं। तो वायु के अपवर्तनांक का मतलब कहने का मतलब क्या है कि निर्वात से जब प्रकाश हवा में आएगा तो इन दोनों के चालों का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, 1.0003 होगा। तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003, 1.0003। बर्फ का 1.31, पानी का 1.33, 1.33 बोलिए। हाँ, एल्कोहल का 1.36, चलिए। किरोसिन तेल का, मटिया तेल 1.44, 1.44। कुछ दिन पहले 44 रुपये में बेचाता था ही किरोसिन तेल, 44 रुपये किलो था, पता करिएगा, लीटर था, ठीक है। तो 1.44 याद कर लीजिएगा। उसके बाद है संगलित क्वार्ट्ज, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है 1.1, तारपीन के तेल का 47, 1.1, बेंजीन का 1.50, 1.50, काउंट कांच का 1.1, चलिए। ये है कनाडा बाल्सम का, ये क्या होता है 1.1, चलिए। खनिज नमक 5.4, 1.1, कार्बन डाइसल्फाइड 1.0, सघन फ्लिंट कांच 6.5, 1.1, चलिए। रूबी मानिक के पहना जाता है उंगली में अंगूठी, पत्थर होता है एक प्रकार का, उसका क्या होता है 1.71, नीलम का, नीलम भी अंगूठी होता है 1.77, 1.1, हीरा का देख लीजिए 2.42, देखिए इस हाँ देखिए। अब इसको समझने की सबसे बड़ा चीज़ यहाँ से पता चलता है कि जिसका अपवर्तनांक जितना कम होता है वो उतने सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो उतने घन होगा। अब आपसे सवाल अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा सघन है, सबसे ज़्यादा सघन है, ऑप्शन में रहेगा वही ना चुनिएगा कि हीरा बोल दीजिएगा। अब तब ऑप्शन में मानते हैं कि दे दे यहाँ पर रूबी, नीलम, काउन कांच, बेंजीन, तो क्या बताइएगा, नीलम बताइएगा। जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसकी सघनता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी से पता चलता है कि बर्फ़ से जल का सघनता ज़्यादा होता है, यानी बर्फ़ के कण से जल ज़्यादा घनत्व होता है। ये मत समझिएगा जो ठोस है तो ओकर कण ज़्यादा घन होगा, नहीं, बर्फ़ के का जो कण होता है जल के कण से कम घन होता है, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये अपवर्तनांक हो गया, कल पक्का याद हो जाएगा, कल एकदम याद कर जाना है। एको को दशमलव छूट गया तो हम दोनों दशमलव फोड़ देंगे इनकी समझ जाइएगा। चलिए हाँ, अब आइए लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेंस। अभी अपवर्तनांक समझे है ना, अपवर्तन समझे, लेंस समझिए। कहता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसी को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लेंस कहते हैं। कोई भी पारदर्शी यानी देखिए पदार्थ को लाइट जब पास करता है ना तो उसके हिसाब से 3 भाग में बांट दिया गया। कितना भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में बांट दिया गया। ये अलग से समझा देना है, समझ जाइए। एक है पारदर्शी, क्या होता है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। एक होता है पारभासी, क्या होता है? पारभासी। ट्रांसल्यूसेंट, क्या होता है? हाँ, ट्रांसल्यूसेंट। और एक होता है अपारदर्शी, क्या होता है? अपारदर्शी। ओपेक, क्या होता है? ओपेक। यानी यह 3 प्रकार का वस्तु होता है। जैसे इसमें होता है कि प्रकाश एक पार से ओ पार छेद के निकल जाएगा, ठीक है, स्पष्ट इस पार से उस पार आपको दिखाई देगा। जैसे कोनो दुकान में जाते हैं तो कैसे शीशा लगा हुआ रहता है, देखते हैं अंदर इस साइड से उस साइड स्पष्ट आपको दिख जाता है, लाइट पास कर जाता है। एक होता है पारभासी, क्या होता है? पारभासी। माने पारभासी में जैसे कागज में तेल लग जाए, कागज में तो लगेगा उधर का चीज झिलमिलाता हुआ दिख रहा है, समझ में आया बात? या फिर बोतल में पानी भर दीजिए और तो अब देखिए इस पार से उस पार चीज आपको लगेगा कुछ है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ लाइट पास कर रहा है। ओपेक यानी जिससे बिल्कुल पास नहीं करेगा, ठीक है, अपारदर्शी है। तो 3 प्रकार का, तो हमको इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। क्या है? पारदर्शी। कैसा पदार्थ? तो कह रहा है कि कोई भी गोलीय वस्तु जो पारदर्शी हो। अब तो पारदर्शी समझ में आ गया। तो गोलीय वस्तु अगर ऐसा होगा तो इस पार से इस पर लाइट जिसमें चल जाए, इस पार से इस पर लाइट चल जाए, तो ऐसा गोलीय वस्तु का बात कर रहा है। एक ये हो गया और एक ऐसा बनता है, इसी को लेंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अब किसका क्या नाम होता है, कितना प्रकार का होता है, सब समझेंगे। तो लेंस समझ में आ गया कि ऐसा पारदर्शी गोलीय वस्तु जिससे होकर लाइट क्या हो जाए? पार कर जाए, उसी को लेंस कह देंगे। यो बात आप बोल सकते हैं, मतलब अपनी भाषा में, लेकिन कथन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है? लेंस कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उत्तल लेंस और, ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? हाँ, जिस लेंस का दोनों गोलीय सतह उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा हुआ। गोलीय सतह उभरा हुआ यानी उठा हुआ हो। क्या हो? है उठा हुआ भाग हो, उठा हुआ। समझ में आ रहा बात? ये उठा हुआ जो भाग है ना, इस तरीके का जो आपका लेंस होगा उसको कैसा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। कैसा बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। इसको कैसा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। समझिए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये उत्तल लेंस है कि नहीं है? उत्तल लेंस है। इसमें क्या होता है कि जो अनंत से प्रकाश लगातार आती रहती है वो फोकस पर घूम जाती है। कहाँ घूम जाती है? वो फोकस पर घूम जाती है। पढ़े थे ना दर्पण में हम लोग कि अनंत से आता हुआ कहाँ चला जाता है? टकरा के फोकस पर चला जाता है। और जो फोकस से जाता है वो अनंत पर चला जाता है सीधा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और जो केंद्र से होते हुए जाता है वो जाके टकरा के उसी पर आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है। कनेक्शन बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस नामुआ उल्टा हो गया है। उनमें जो अवतल करता था यहाँ वो उत्तल करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है अभिसारी लेंस। क्यों? क्या जाना जाता है? अब याद करने का तरीका है, तो याद करने के लिए आप एक्शन जैक्सन वाला स्टाइल अपना सकते हैं। अभिसारी, अभिसारी, क्या कोई मतलब नहीं बनता है एक्शन का, लेकिन अभिसारी दिमाग में रखिएगा। यानी आके अभिसारी गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। यानी उत्तल लेंस को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। अब ना दी अगर साड़ी अभी था है तो जाके किन लिए ना। चलिए, तो अभिसारी दिमाग में रखिएगा। इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। किसको? उत्तल लेंस को। लेकिन क्यों कहा जाता है अभिसारी लेंस? क्योंकि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब इस लेंस से पास करती हैं तो वो फोकस पर अभिसारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अभिसारित हो जाती हैं। इसीलिए इस लेंस का क्या नाम होता है? अभिसारी लेंस होता है। अभी समझ में आ गया। दूसरा लेंस है कॉनकेव लेंस। यानी कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस में कुछ इस प्रकार का फिगर होता है अवतल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस का कुछ इस प्रकार का फिगर होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है कि वैसा लेंस जिसका दोनों गोलीय सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। गोलीय सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है और साइड वाला क्या है? मोटा है।
चौड़ा है, बीच वाला क्या है, पतला है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ओमे में हम लोग पढ़ रहे थे कि अनंत से आता हुआ किरण जो है वह फोकस पर घूम जाता है। किसमें पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस पे पढ़े हैं, लेकिन यहाँ जो अनंत से आता हुआ किरण है ना, वो लगता है कि फोकस से निकल रहा है, भाग जाता है ऊपर की तरफ। क्या जब भाग जाता है, पसर जाता है, फैल जाता है। तो तनी सोच के बताइए कि कैसन लेंस टर्च में लगाना ठीक रहेगा, अवतल लेंस लगाना ठीक रहेगा। क्या रहेगा, है कि नहीं, तब न भगा के फैला के लाइट दिखाएगा आपको। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ बात आपका समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखिएगा, अवतल लेंस दर्पण पर पड़ने वाली किरण को अपवर्तन के बाद अपसरित कर देती है। क्या कर देती है, अपसरित कर देती है। अप ऊपर, अप माने ऊपर, अपसरित कर देती है। तो ऊपर हो गया कि नहीं, ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर दिमाग में रखना ही पूछता है परीक्षा में कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि अवतल लेंस उत्तल लेंस किसे कहते हैं, पूछ देगा अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में अंतर बताइए। तब तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अभिसारी लेंस उत्तल को बोलते हैं, अपसारी अवतल को बोलते हैं। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो काहे अपसारी बोलते हैं, काहे कि अनंत से आती हुई किरणों को अपसरित कर देता है। क्या कर देता है, और वो क्या करता था, अभिसारित कर देता था। क्या करता था। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए यहाँ पर अब है प्रकाशिक केंद्र। क्या है, कहता है लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। समझिएगा बात को, ये लेंस जब ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया, तो दोनों के बीच का एक जगह होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बीच में जगह होगा कि नहीं, और यहाँ से यहाँ का भी बीच का जगह होगा। तो जहाँ जहाँ एकदम सेंटर होगा, इसी को प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको क्या कहा जाता है। उसी तरह इसमें भी है, उसी तरह यहाँ जो बिंदु बनेगा वो क्या होगा, प्रकाशिक बिंदु होगा। कोई दिक्कत, चलिए गुड, दिक्कत आप लोग को हो भी नहीं सकता है। देखिए अब आगे बढ़ जाएं। उत्तल लेंस में किरण जो बनता है उसका नियम क्या होता है। हम लोग पढ़े थे कि अवतल लेंस में जो कोण बनता है, किरण बनेगा, किरण आलेख जो बनेगा उसका नियम क्या होगा। यहाँ भी पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में जो बनेगा उसका नियम क्या होगा। वहाँ अवतल दर्पण में पढ़े थे, उत्तल दर्पण में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ अब उत्तल लेंस में पढ़ रहे हैं। देखिए अब क्या है, कहता है कि बिंब के मुख्य अक्ष से अगर कोई किरण आएगा, नियम पहला है कि अगर मुख्य अक्ष से कोई किरण आएगा तो उसको अभिसरित करके लगेगा कि फोकस से गुजार दिया। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है उत्तल लेंस का, कि अगर कोई वस्तु ऐसा लगे कि फोकस से गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, तो वो मुख्य अक्ष पर से यहाँ पर से जाके क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, अनंत की तरफ चला जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पर, समझ गए बात को आप। चलिए इसके बाद कहता है कि अगर कोई लेंस में कोई किरण जो है वह प्रकाशिक बिंदु से गुजरे तो वह उसी बिंदु पर सीधा निकलते हुए चला जाएगा, और यही बिंदु है जो विचलन नहीं होता है। जैसे प्रकाश आता है वैसा ही चला जाता है, यहाँ विचलन नहीं होता है। यानी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लेंस के किस बिंदु से प्रकाश गुजरती है तो विचलन नहीं होता है, तो क्या बताना है, उसके प्रकाशिक केंद्र से या प्रकाशिक बिंदु से बिना किसी विचलन के निकल जाता है। ठीक है, समझा गया। अब आइए यहाँ पर उत्तल दर्पण में जो किरण आलेख बनता है, कैसे कैसे किरण बनता है इसको समझिएगा। जब वस्तु अनंत पर रहेगा, जब वस्तु, तो वहां भी दर्पण में वस्तु अनंत पर था तो कहाँ बन रहा था, फोकस पर। कहाँ बन रहा था, इहो भी कोनो दूर नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो गो फोकस बनता है, दो गो फोकस होता है। कौन सा फोकस होता है, प्रतिबिंब वाला फोकस को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। देखिएगा एक तो है एने वाला सतह है, तो एने वाला बनाने के लिए हमको इधर कुछ रखना पड़ेगा, एने वाला बनाने के लिए इधर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, तो दोनों ओर सेंटर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो बस यही बात समझिएगा कि हेने वाला बनावेला यहाँ सेंटर है और एने वाला बनावेला यहाँ सेंटर है। तो सेंटर चूंकि फोकस का दुगुना होता है, फोकस दूरी का क्या होता है, सेंटर दुगुना जगह पे होता है, तो यहाँ से ये दुगुना है, तो इस C2 को हम 2F2 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ। यही चीज को समझ जाइएगा कि इधर वाला ये F1 है, ये क्या है, F1 है, ये क्या है, C1 है, ये क्या है, ये क्या होगा, C2, तो ये C2 होगा, है क्या होगा, F2 होगा। क्लियर। तो F2, O से F2 तक की दूरी को F2 ही बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2 हयो है, इतने दूरी नु हयो होता है F2, तो इसीलिए 2F2 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, क्लियर हो गया।
और यहीं C2 है, यहीं और यहाँ पर 2F1, F1 से दुगुना जगह पर है। कोई डाउट है? इतना बात समझ गए। अब यह नियम पहला बात यही होगा कि जो किरण अनंत से आएगी वह कहाँ टकराएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। कहाँ से टकराई जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। और आपको बीच में एक हमेशा चिन्ह देना है, बीच में से गुजारना है। ये नहीं कि हियाँ ले आके तब ले गए ना, ये गलती हो जाएगा। कहाँ लेके आना है? सेंटर पर से घुमाना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अनंत पर का कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस पर। अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा बनेगा। और कोई चीज उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। यहाँ से गलती से लिखा चुका है, आप सुधार लीजिएगा अपने नोट्स में। उल्टा होता है तो क्या होता है? वो वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। अब वस्तु कहाँ रहेगा जरा बताइएगा? अनंत से घसक के कहाँ आएगा? अनंत से घसक के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ जाएगा। तो जब वस्तु अनंत और 2F1 यानी वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तब वस्तु कहाँ बनेगा? अब जैसे जैसे फोकस की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे फोकस से उसका प्रतिबिंब भी इधर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर, अब वस्तु यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ आ गया, यानी अनंत से केंद्र के बीच में आ गया। यहाँ केंद्र है और इधर अनंत है, अनंत है इधर, यहाँ पे बीच में आ गया। तो जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तब बिना विचलन के सीधा चला जाएगा। पढ़े हैं? आज जो सीधा जाएगा वो तो फोकस से जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर कटेगा वहाँ बनाएगा। तो वस्तु कहाँ बन रहा है? केंद्र और फोकस के बीच में, केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। और उल्टा बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक ही बनेगा। तो इसी के बारे में यहाँ लिखा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। एकरा से छोटा कि नहीं है? अच्छा, और कैसा बन रहा है? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये कहीं बात होता है, खाली उसको आपको समझ जाना है क्या करना है। तीसरा क्या है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, कहाँ हो? केंद्र पर। याद करिए पिछला दर्पण में तो कैसन बनता था? उतने बड़का बनता था, उहे पर बनता था, उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था। पढ़े थे? देखिए, ये प्रकाशिक बिंदु से गुजर जाएगा, लाइट निकला गुजर गया, सीधा गया, फोकस से गुजर गया। तो जहां पर वस्तु अभी है वहीं पर कहाँ क्या बन रहा है? बन रहा है कि नहीं? जरा देखिए, बन रहा है ना वहीं पर। तो अभी यहाँ पर फोकस पर है, यदि केंद्र पर है, तो यहाँ भी वक्रता केंद्र पर ही बना है। क्लियर हो गया बात? तो ये भी बनेगा इसी पर। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर, कहाँ पर? 2F2 आकार समान होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब जैसे एने वने ई घसकेगा वैसे एने ने ये आएगा। अब देखिए, जब वस्तु F1 और F2 के बीच में हो, यानी फोकस और केंद्र के बीच में। अभी केंद्र पर था, अब घुसुक के एने आ गया। जब एने आया घुसुक के, तब इसका कहाँ बनेगा? तो ये भी कहाँ पर था? केंद्र पर था ना, केंद्र पर। तो ये कहाँ खसक गया? देखिएगा, अब ये भाग गया वापस पीछे। कहाँ चला गया? पीछे। अब इसके अंदर ही नहीं आएगा क्योंकि F2 पर ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी यहाँ पर बना है, अब यहाँ पर बना था, एक बार बना था ना, और उसके बाद अब इधर भाग गया। यहाँ पर बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, अब बाहर आ गया। बाहर आ गया। तो जैसे जैसे ई घसक रहा वैसे वैसे ई हो घसकते हुए जा रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? 2F2 के परे, 2F2 के परे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2F2 और अनंत के बीच में। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और आकार कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। इससे बड़ा है कि नहीं है? उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब जब वस्तु कहाँ रहे? अब देखिएगा, तो अब जब वस्तु F1 पर रहेगा, कहाँ रहेगा? F1 पर, यानी अब फोकस पर आ गया। वो क्या आ गया? तो अनंत पर था तब फोकस पर बना था, फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? जा रहा है सीधा, देखिए सीधा जा रहा है, नहीं काटेगा एक दूसरे को। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा? अनंत पर होगा, आकार बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि अनंत हो गया ना, बहुत दूर जाके बनेगा। और प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा तो वास्तविक ही बनेगा। अब यहाँ पर आइए, कहता है जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। कहाँ हो? F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। तो जब F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रहेगा वस्तु, तब देखिए इसका किस प्रकार का आलेख है। यहाँ से चिन्ह खींच दिया गया, ई हो गया वस्तु, हाई चल जाएगा सीधा, ई जाएगा एने, और ई फोकस पर जाएगा ना। तो लगेगा क्या कि पीछे से आ रहा है, आगे तक फैलते जा रहा है, तक एने पसर जाएगा, एने पसर जाएगा, तो आगे तक इन्हें मिलबे नहीं करेगा। और चित्र बनने के लिए मिलना जरूरी है, तो मिलाने के लिए हम पीछा भेज देंगे इसको, सोचेंगे कि पीछा से ही आ रहा है। ठीक है, एने भेज दिए, तो एने जाके ही काट दिया, तो जेने है उन्हीं बने।
बड़ा बना कि नहीं बड़ा। तो प्रतिबिंब की स्थिति बिंब की तरफ है, किधर है, जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब है। उसके बाद आकार क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। प्रकृति क्या है, सीधा और आभासी। जैसे सीधा हुआ क्या हो गया, आभासी हो गया। कोई डाउट है? अभी देखिए, अब है अवतल दर्पण में लेंस। अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ गए। अवतल दर्पण में क्या गुण होता है, तो अवतल दर्पण का नियम पहला होता है कि अगर अनंत से कोई किरण आ रही है, अगर अनंत से कोई किरण आ रही है तो वह ऊपर की तरफ ढकेल देता है, उसको बाहर भेज देता है। किसका गुण है, अवतल उत्तल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का। क्लियर? तो ये उत्तल लेंस में क्या था, जब एने आता था तब फोकस पर जाता था, यही ना पढ़ रहे थे। उत्तल लेंस में ये पढ़े थे कि जब यहाँ आएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एने आएगा वो ऊपर उठ के भाग जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम अवतल में क्या है कि अगर अनंत से आएगा तो वो लगेगा कि फोकस से गुजर रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन कहाँ जाएगा, माने जो पता चले कि फोकस पर गिरने वाला है, कहाँ गिरने वाला है, तो वो अनंत की तरफ जाएगा घूम के। कहाँ जाएगा, अनंत की तरफ। ऐसा लगे कि हम फोकस पर टर्च जला रहे हैं, तो वो टर्च आपके लेंस से फोकस पर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, इनने भाग जाएगा अनंत की तरफ। ठीक है। अनंत से आ रहा था तो फोकस से होने भाग रहा था। माने सीधा था तो इन्हें जा रहा था। तो एक अगर टेढ़ करेंगे तब तो ये नहीं भागेगा। सोचिए ना आप ही। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। यानी अब अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा तो बिना किसी विचलन के गुजर जाएगा। ये वाला हम पीछे भी पढ़ चुके थे। क्लियर है, इस समझ में हाई बताया है। अब देखिए यहाँ पर पता है कि अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का किरण आलेख बनाना है। अब जैसे उत्तल लेंस में पढ़े हैं, अब हमको क्या पढ़ना है, अवतल लेंस में पढ़ना है। तो एहू में ज़्यादा नहीं, दूगो बनता है। पहला है जब वस्तु अनंत पर रहे, एक जब वस्तु अनंत पर रहेगा। तो हम पढ़े हैं कि वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो बाहर भागेगा कि नहीं भागेगा, तो बाहर भागेगा तो तब मिलबे नहीं करेगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा तब फिगर भी नहीं बनेगा। तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, पिछू लेके आएंगे पच्छा की तरफ। ठीक है, ले आए ना पीछे घास का के, तो यहाँ फोकस पर आके दोनों मिल गया। कहाँ मिल गया, फोकस पर मिल गया। गुड। चलिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर, किस पर, F1। आकार कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। और प्रकृति कैसी होगी, इसमें सीधा और आभासी। क्लियर? अब है जब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच हो, यानी इसके और अनंत के कहीं भी बीच में रख दीजिए, फोकस पर रख दीजिए, केंद्र पर रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, आपका मर्जी, जहां रख दीजिए। तो वस्तु को जब बीच में रहेगा तो एक को सीधा जाके टकराएगा, और टकराएगा तो इन्हें भागेगा, लगेगा कहाँ से आ रहा है, फोकस से। समझ आ रहा बात। एक को प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे, कहाँ से गुजार देंगे, तो इसका जो आलेख बनेगा यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा। तब वस्तु कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में, यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। आकार कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। ठीक है। अभी देखिए, अब चलिए उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को प्रूफ करना है। लेंस का सूत्र भी प्रूफ करने के लिए आपको दे सकता है परीक्षा में, और बहुत दमदार सवाल है। क्या है, बहुत दमदार सवाल है। मतलब इसका भी गारंटी है कि 99% चांस यहाँ से भी रखिएगा, अथवा में न डाल दे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूफ करें या उत्तल लेंस में लेंस सूत्र प्रूफ करें। ठीक है, दोनों में से एक आपको कंफर्म तैयारी रखना है। ठीक है, एक वो टपकेगा। देखिएगा, अब उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, या ऐसे सवाल पूछ सकता है। दर्पण सूत्र इसी को कहा जाता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वहाँ क्या पढ़ रहे थे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पढ़ रहे हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। क्लियर हो गया, ये पढ़, इतना ही अंतर है दोनों में। अब देखिए, अब प्रूफ के तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ के तरफ बढ़ने के लिए हमको सबसे पहले फिगर से परिचय करना पड़ेगा। फिगर में क्या दिया गया है कि जैसे आप पहले से उत्तल लेंस बना रहे थे वैसे उत्तल लेंस इसमें भी बनाएंगे, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का उत्तल लेंस बनाएंगे। जब बन जाएगा तो यहाँ से हम सीधा एक मुख्य अक्ष खींच देंगे। मुख्य अक्ष खींचेंगे तो एक यहाँ पर F1 है, तो F1 से दुगुना दूरी पर 2F1 होगा, ये हो गया, जिसको C1 नाम भी दे सकते हैं। और इसी प्रकार से इधर F2 से दुगुना 2F2 होगा, जिसको C2 नाम दे सकते हैं।
उसके बाद ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, जिसको ओ के नाम से जानेंगे। यहाँ वस्तु रख देंगे ए बी, और वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा उसका नाम ए डैश बी डैश रख देंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी ये होगा, ये वस्तु की दूरी है तो यू होगा, क्या होगा यू। और ये है प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या होगा भी होगा। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब नहीं है, ये क्या होगा भी होगा। और ये क्या है एफ है। ये भी तो फोकस दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक नहीं है फोकस दूरी, ठीक है। और ये भी तो वक्र त्रिज्या है कि नहीं है। तो यही आपका ये है। और उसके बाद जब वस्तु आपका यहाँ पर रहेगा तो यहाँ ले जाइएगा सीधा, तो पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो सीधे चला जाएगा, तो उस जहाँ पर काटेगा वहाँ पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो इस तरीके से बात समझ गया फिगर को। अब यहाँ लेंस में क्या क्या दिया गया है, कहता है कि लेंस में ओ ए क्या है, ओ से ए बिंब की दूरी, और ओ से ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं है। ओ एफ टू क्या है, ओ से एफ टू, अच्छा ओ एफ टू फोकस दूरी है, क्लियर। अब बढ़िए यहाँ पर ए बी क्या बनेगा, ए बी वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है प्रतिबिंब है, क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए अब यहीं पर वो वाला बात है, देखिए हाँ जितना बड़ा ही है उतना ही बड़ा ना ओ डी है जी, है कि नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा आंसर करते वक्त। अब त्रिभुज ओ ए बी एवं ओ ए डैश बी डैश में, यहाँ देखिए कहाँ है ओ ए बी, कौन सा त्रिभुज ओ ए बी, इस त्रिभुज में। और यहीं से हाई त्रिभुज पकड़ लिया ओ ए डैश, समझा ना कुछ बात, ये ही दोनों त्रिभुजों को लिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है। और शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ वाला कोण बराबर होगा कि नहीं है, ये दोनों कोण तो बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इनको। तो इस तरीके से बराबर होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में ऐसा लिखेंगे, और ऐसा लिख करके हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए डैश 90 डिग्री था, और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ डैश यहाँ होगा बी डैश, क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण कोण के समरूपता कसौटी से, क्या लिख सकते हैं, कोण कोण के, लिख ही लीजिए अपने नोट्स में, समरूपता कसौटी से, हो गया क्लियर, समरूपता कसौटी से जब लिखेंगे तो इसका मतलब ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तो समरूप हो गया तो भुजा भी समानुपातिक होंगी कि नहीं होंगी। तो पहला त्रिभुज ओ ए बी और दूसरा त्रिभुज का दोनों यानी बिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है। अब बिंब की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों भी अनुपातिक हो गई। क्लियर हो गया। यानी यह हाई जो लिखा हुआ है फिगर बनाए हैं है ना नोट्स में, तो वहाँ से देखिएगा। तो आप लोग भी जो अभी या तो स्क्रीनशॉट लेके बगल में लिख लीजिए, फोटो बना लीजिए और तब देखिए, और नहीं तो फिर इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं जब पीछे ले जा लिया कि हम देख रहे हैं। यहाँ देखिएगा, अब ये हो गया क्या, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, माने वस्तु यही ना है ए बी, और ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, वस्तु की दूरी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो दोनों का क्या हो गया, अनुपात हो गया। क्या हो गया, अनुपात हो गया, क्योंकि ये दोनों इन्हीं दोनों त्रिभुज से अनुपातिक बन रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अब ट्रायंगल DOF2 तथा B-AF2 देखिएगा नोट्स में। DOF2 कहाँ है, यहाँ देखिए DOF2 कौन सा त्रिभुज, DOF2 इस त्रिभुज में, और यहाँ से है ये त्रिभुज है F2A'B F2A'B' में। तो अब इस त्रिभुज में आगे तो देखिए यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाई रेखा से यहाँ मुख्य अक्ष लाल का गया है, इससे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। हाई देखिए यहाँ जो है कोण है यह इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फिर दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम पुनः इसी को लिख देंगे। अब आएगा OD, जब दोनों समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, OD बटा A'B', और यहाँ से यहाँ तक OF2 बराबर A''F2 ओ यही होगा। अब देखिए आगे इसी कहानी को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि DOF2 तथा B''A''F2 में एंगल O बराबर एंगल A', यही एंगल O बराबर एंगल A', और एंगल F2A OF2D A''F2B',
ओ एफ टू डी ए डैश एफ टू है ना, शीर्ष अभिमुख कौन से बराबर, तो बराबर है। अब जब बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन की समरूपता, कसौटी से, ठीक है, ये दोनों समरूप हो गए। अब ओ डी बटा ए डैश बी डैश अभी समझाए हैं, ओ डी बटा ए डैश बी डैश, ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। अब ए बी बटा ए डैश, अब ए बी का है लिखे क्योंकि ओ डी ए बी के बराबर होगा, तो ओ डी के जगह पर ए बी लिख दिए। ये ओ डी जो है ये ए बी के बराबर होगा, तो ओ डी के जगह पर हम क्या लिख दिए, ए बी लिख दिए, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इसका बराबर ओ ए बटा ओ ए डैश है, और यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ओ ए बटा ओ ए डैश ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू लिख दिया गया है। और लिखा गया है तो ओ ए क्या होगा, माइनस यू, ओ ए क्या होगा, क्यों माइनस यू होगा, इस बात को फिगर से समझ जाइएगा, क्योंकि ओ ए वस्तु दूरी है, इधर माइनस होता है, इसलिए ये माइनस यू है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए एफ, एफ प्लस में है, का है क्योंकि प्रतिबिंब की तरफ वाला एस एफ को मान्यता दिया गया है, किसको, इस ओ एफ टू को। क्या है यह ओ एफ टू है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ एफ टू लिखा हुआ है, देखिए ओ एफ टू पॉजिटिव है, वो साइड है, ठीक है। बट अभी ओ ए डैश माइनस ये ए डैश एफ टू को ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ टू को ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे देखिए, हाई ओ डैश एफ टू है ना, तो इसको ओ ए डैश माइनस एफ टू ए डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने इतना दूर को निकालने के लिए इतना में से अगर इतना घटा दें, समझिएगा बात को, इस दूरी को निकालने के लिए इस पूरे में से यदि इतना घटा दिया जाए तो इतना निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। उसी को वहाँ पर दिखाया गया है माइनस में करके। यही ना है यहाँ पर कि ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू, तो ए डैश एफ टू निकालना था, तो ओ ए डैश माइनस क्या हो गया, ओ एफ टू। क्लियर हो गया, निकल गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छा ये ए डैश एफ टू ना है, तो ए डैश एफ टू है, तो यहाँ पर ए डैश एफ टू है, ए डैश एफ टू, तो ये भी वही कंसेप्ट है, हम यहाँ वाला यहाँ के लिए बता दिए गए हैं। अगर इतना दूरी को लिखना पड़े तो यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ करेंगे तो इतना दूरी नहीं निकल जाएगा, वही बात समझना है, हम इसको समझा दिए है ना, कौन मैंने सब कंसेप्ट वही है, बस वो इधर वाला हो गया है। चलिए अब देखिएगा, तो ओ से ए डैश, ओ से तो ओ से ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं है, तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस साइड वाला में है, तो प्लस में रह जाएगा भी। और यहाँ पर ओ एफ टू जो है, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस, और ओ एफ टू यहाँ एफ हो गया है, तो ये भी क्या होगा, एफ होगा। हो गया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, यहाँ से एफ आया है ने, यहाँ से ही गया है ने, तो माइनस यू एक से गुना हो गया, इधर है में गुना हो गया, माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर यू भी एफ। अब इसको हम चाहें तो यू भी एफ से भाग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, तो यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी कट के 1/f रह गया, ई कट गया, ई कट गया। अब हमको चाहिए क्या, तो ई माइनस में ना है 1/f, तो इसको उठा के हेने कर दे, एकरा उठा के हेने कर दे, तो करेंगे तो 1/v ई एन प्लस में, तो एन का माइनस में लग जाएगा, तो माइनस 1/u हो गया बराबर 1/f, और यही आपका लेंस सूत्र हो जाता है। अब परीक्षा में इसको पूछ लेता है, देखिएगा लेंस सूत्र को और कैसे लिख सकता है, लिख देगा 1/f बराबर इसका बटा पर के घटाव करेगा, u माइनस भी बराबर u भी। समझे ना बात, तो अपने दिमाग को ब्रॉड करके रखना है कि 1/f बराबर हैसन को लिखल मिल सकता है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ दे देगा, f बराबर u भी बटा u माइनस भी। समझे बात, यानी अगर आपको उत्तर लेंस में f का मान निकालना हो, u और v दिया रहे, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल के आया, इसी में से ना निकाले हैं उसको हम, कौन वजह थोड़ी बाहर से आया है। आपको बस कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आएगा तो धक्का धक्का बहुत तरह का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। यहाँ तक मामला फिट हो गया। अब इसमें भी है लेंस में आवर्धन सूत्र, क्या है, जैसे वहाँ पर आवर्धन था यहाँ भी आवर्धन है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि m बराबर, आवर्धन को m से किया जाता है, मालूम है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा फिर फुटा हुआ को ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अपने नीचे, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर h डैश बटा h, तो इसको क्या बोलेंगे v बटा u। अब यहाँ v बटा u काहे हुआ,
काहे भी बटा यू हो गया, काहे कि ये अब लेंस है और इसका इस साइड में फिगर बनता है प्लस वाले तरफ में, ठीक है। हाँ, इसलिए इसमें माइनस नहीं है, शाबाश, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब इसका तो प्रूफ उसी तरीके से सेम टू सेम करिएगा तो हो जाएगा एकदम, माने अपना से करने की अगर कोशिश करिएगा तो सेम वही प्रोसेस अपने एक बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आवर्धन, आवर्धन m बराबर h डैश बटा h v बटा u। लेंस की क्षमता, देखिए ये जो टॉपिक है लेंस की क्षमता, आज तक कभी ऐसा 10th का परीक्षा हुआ ही नहीं कि जब इनमें से सवाल नहीं पूछे, आज तक सवाल नहीं है, आज तक कोनो ऐसा परीक्षा नहीं हुआ है जब इसमें से सवाल नहीं पूछा हो, समझे बात। अब बिना सवाल पूछले पेट के पानी नहीं पचेगा ओकरा, ठीक है। तो ये पूछबे करेगा। एम है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से डिनोट किया जाता है, किससे निकाला जाता है, डायोप्टर से। जैसे आप कहते हैं ना 5 किलो आलू ही दे दिया, 5 किलोमीटर आलू मांगते हैं जाके, नहीं ना मांगते हैं, इतना मांगते हैं 5 किलो आलू, इन्हें थोड़ी कहते हैं 5 किलोमीटर आलू ही दे दे हमारा है, आकि कहते हैं कि 5 किलो ग्राम जाएगा मोतिहारी हमारा। वीडियो कट हो गया था तो परेशान नहीं होना, फिर से समझ लीजिए बात को। यहाँ पर है लेंस की क्षमता, कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अपसरित और अभिसरित होने का जो मान होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता। मतलब कि अगर कोई लेंस यहाँ पर है, इधर से लाइट आ रहा है, इसको कितना कितना अभिसरित कर रहा है, और कोई लेंस जो है लाइट को कितना जो है अपसरित कर रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, इसकी क्षमता कर रहा है। इसी क्षमता के अनुसार आपको आँख दिखाने जाता है, वोल्टेज अपना चेक करवाने, तो मालूम चलता है कि जाएगा इतना दूरी के फोकस दूरी समस्या खराब हो गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। भाई ऊपर जो है हमेशा 100 लिखा जाता है, रे माई होम दांत कुछ दिन तो नहीं के ऊपर हमेशा 100 लिखा जाता है, और नीचे अगर ऊपर 100 रहेगा तो नीचे फोकस को सेंटीमीटर में लिखना है, अगर ऊपर 1 लिखेंगे तो नीचे फोकस को मीटर में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपका क्षमता निकल के आएगा। इस पूरे चीज़ पर लेंस की क्षमता से लेकर के और लेंस के, देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, कई बार डायोप्टर होता है, डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हमको लगता है कि बहुत बार पूछा जाता है, कहता है किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर का तात्पर्य है कि उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। उस लेंस की फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर है। देखिएगा तो 1 डायोप्टर बराबर 1 m⁻⁻1 है, 1 m⁻⁻1 है। क्लियर हो गया। तो यहीं तक आपका क्लास रहने देते हैं, और एक स्पेशल क्लास आपको कल ले लें चाहे परसों ले लें, ठीक है, बता दिया जाएगा। और लेके और आपको पूरा न्यूमेरिकल का ही क्लास रखेंगे, केवल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और इस चैप्टर से जितना न्यूमेरिकल बनता है, जितना टाइप का सारा के सारा न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर बनवा भी देंगे। परीक्षा में 4-5 नंबर के लिए निश्चिंत हो जाएगा केवल यहाँ से। तो आप भी तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए, और यहाँ तक की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।